नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। लोकसभा ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब मांगा है। उधर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक सीजेआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। कृति सेनन के कपड़ों से शुरू हुआ विवाद भी अब राहुल गांधी और कंगना रनौत की सियासी तकरार में बदल चुका है। वहीं ईरान से तेल कारोबार को लेकर अमेरिका ने भारत की 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा का नोटिस, 7 दिन में जवाब देने का आदेश। राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक सीजेआई पर गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट जज ने हटाने की मांग। कृति सेनन पहनावा विवाद पर राहुल ने कृति का किया समर्थन, कंगना ने राहुल से पूछे सवाल। ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध। ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी सेना के नेतृत्व संकट, कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने से बड़ी चिंता। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा सचिवालय ने अभिषेक बनर्जी की ओर से दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर सभी सांसदों को नोटिस भेजा है। उन्हें नोटिस मिलने के 7 दिन के भीतर अपना जवाब देना होगा। इन सांसदों पर टीएमसी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई के साथ जाने का आरोप है। टीएमसी का कहना है कि दूसरे दल के साथ जाना पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के बराबर है, इसलिए दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है। वहीं बागी सांसदों का दावा है कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि वैध राजनीतिक विलय किया है, इसलिए उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। अभिषेक बनर्जी ने इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अदालत ने कहा है कि असली सवाल नोटिस भेजने का नहीं बल्कि अयोग्यता की पूरी प्रक्रिया को तय समय सीमा पर पूरा करने का है। अब सांसदों के जवाब के बाद इस मामले में आगे कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत को अगस्त में 3 चिट्ठियां लिखकर जस्टिस शर्मा को राजस्थान हाई कोर्ट से हटाने और किसी दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी देने की मांग की। जस्टिस मेहता ने जस्टिस शर्मा पर प्रशासनिक फैसलों में कथित पक्षपात, पद के दुरुपयोग और कुछ वकीलों को फायदा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए हैं। उन्होंने साथ ही जजों और न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाने का भी मुद्दा उठाया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने जोधपुर के नए जिला न्यायालय भवन के उद्घाटन में देरी और कुछ नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठाए। जस्टिस शर्मा 26 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अब जस्टिस मेहता ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जल्द बैठक कर नियमित चीफ जस्टिस नियुक्त करने और जस्टिस शर्मा को राजस्थान से बाहर भेजने की मांग की। कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले विज्ञापन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राहुल गांधी और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बीच सियासी जबानी जंग में बदल गया है। हालांकि ये विज्ञापन अब हटा दिया गया है, लेकिन विज्ञापन में कृति इंडो वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई थी। उन्होंने पहले भाई और फिर अपने पेट को राखी बांधी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठाए गए। कृति ने ट्रोलिंग का जवाब देते हुए कहा कि संस्कृति और परंपरा कपड़ों में नहीं बल्कि दिल और भावनाओं में होती है। उन्होंने महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी देने की बात कही। राहुल गांधी ने कृति का समर्थन करते हुए कहा कि महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, ये उसकी अपनी पसंद है। उन्होंने महिलाओं को ट्रोल करने का विरोध करते हुए स्मैश द पैट्रियार्की का संदेश दिया। अब कंगना ने राहुल पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी की एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ब्रो वेट भारत माता की जैसे शुरुआत करते हैं। पोस्ट में ट्रिपल तलाक, महिला आरक्षण और शाहबानो केस जैसे मुद्दों पर कांग्रेस से सवाल किए गए हैं। इस तरह विज्ञापन का विवाद अब महिला अधिकार और राजनीति की बहस बन गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास के पास रेस कोर्स इलाके की 3 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 350 से ज्यादा लोगों को 6 हफ्ते में घर खाली करने का आदेश दिया है। इन परिवारों को सावदा घेवरा में बने वैकल्पिक मकानों से बसाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जमीन खाली कराने के लिए पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। बीआर कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कॉलोनी के लोगों के पुनर्वास की निगरानी के लिए कोर्ट ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो 6 महीने तक पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी। कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास सिर्फ औपचारिकता नहीं होना चाहिए, लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने का भी पूरा अधिकार है। डीयूएसआईबी को परिवारों का सामान पुराने घरों में नए मकानों तक पहुंचाने में मदद करने का निर्देश है। परिवारों का कहना था कि वो लंबे समय से यहां रह रहे हैं और आसपास रोजगार और बच्चों की पढ़ाई जुड़ी हुई है। उन्होंने पास में ही पुनर्वास की मांग की थी। कोर्ट ने फिलहाल 6 हफ्तों का समय दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे के बीच न्यूयॉर्क में 29 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ गया है। भागवत न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं।
मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 5,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा है कि वो आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये निजी आयोजन है और उन्हें नहीं पता कि शहर प्रशासन के पास इसे रद्द करने का अधिकार है या नहीं। कई नागरिक अधिकार और अंतरधार्मिक संगठनों ने भी कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है। वहीं आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने का संदेश देना है। भारत ने USCIRF की आरएसएस को लेकर की गई सिफारिशों को भी खारिज कर दिया है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। सूरत में मोदी के नाम पर फिश मार्केट, विवाद शुरू। नेपाल में ग्लेशियर बाढ़ का कहर, कई गांव पानी में बहे। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका सेना में बड़ा नेतृत्व संकट। ईरान से तेल खरीदने पर भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध। गुजरात के सूरत में नए फिश मार्केट का नाम पीएम मोदी के नाम पर रखा गया है। करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बने इस मार्केट के बाहर श्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट का बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी है। इसी को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि सूरत नगर निगम के रिकॉर्ड में इस मार्केट का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं है और निगम ने ऐसी कोई भी आधिकारिक मंजूरी भी नहीं दी है। लोग सवाल उठाने लगे कि मोदी के नाम पर मछली बाजार का नाम क्यों रखा गया? मोदी तो शाकाहारी हैं। स्थानीय मछली कारोबारी सुरेंद्र लश्करी ने नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मार्केट का नाम मछुआरा समुदाय के नाम पर ही होना चाहिए। वहीं फिश मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्पेश नवसारीवाला ने इसे प्रधानमंत्री के सम्मान में उठाया गया कदम बताया। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। तिब्बत सीमा के पास भोटे कोशी नदी का पानी अचानक से बढ़ गया, जिससे नदी किनारे बसे गांव और कई निर्माण परियोजनाएं प्रभावित हुई। स्याफ्रू बेसी और टिमुरे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि कई गांव और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की भी खबर है। कुछ शुरुआती रिपोर्टों में करीब 1,000 लोगों के बहने की बात कही गई है, लेकिन प्रशासन ने इस आंकड़े की अब तक पुष्टि नहीं की है। रसुआ के जिला प्रशासक नरेंद्र परियार ने बताया कि नुकसान का सही आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित और ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने राहत और बचाव टीमों को प्रभावित इलाकों में भेजने के निर्देश दिए हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच अमेरिकी सेना में बड़े नेतृत्व संकट की खबर सामने आई है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों को पद से हटा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में जनरल रैंडी जॉर्ज को आर्मी चीफ के पद से हटाया गया और अब तक उनकी जगह स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। फिलहाल जनरल क्रिस्टोफर ला ने वाइस चीफ के साथ कार्यवाहक आर्मी चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना में 4 स्टार जनरलों की संख्या घटकर सिर्फ 5 रह गई है, जो कई दशकों में सबसे कम है। ट्रेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कमांड का प्रमुख पद भी खाली है। ये बदलाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में ईरानी मिसाइलों से बचाव और यूक्रेन में सैन्य मदद जैसे अहम अभियानों में व्यस्त है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई अब भारत तक पहुंच चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़ी 4 भारतीय कंपनियों और 3 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका के मुताबिक इन कंपनियों से करीब 11.9 करोड़ डॉलर के ईरानी पेट्रोलियम कारोबार का संबंध है। अमेरिका का आरोप है कि सदाशिवा ओवरसीज ने करीब 6.9 करोड़ डॉलर के ईरानी पेट्रोलियम उत्पाद आयात किए। वहीं पीपी सॉफ्टटेक और प्रकृतिज इंपेक्स पर करीब 2.5 करोड़ डॉलर के कारोबार का आरोप है। फोर्टिस पार्टनर्स पर ईरान से भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पाद पहुंचाने में मदद करने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका का कहना है कि इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान की कमाई रोककर उसकी सरकार पर दबाव बढ़ाना है। ईरान ने इस कार्रवाई को खारिज करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.